नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और पहले आज के सेशन की बात करेंगे। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार की 3 दिन की जो तेजी थी उस पर ब्रेक लग गया। निफ्टी 165 पॉइंट गिरकर 15,080 पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 600 अंकों की गिरावट के साथ 50,800 के स्तर पर क्लोज हुआ। साथ ही निफ्टी बैंक में 566 अंकों की गिरावट आज देखने को मिली। आज छोटे मझोले स्टॉक्स में इनफैक्ट अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। मिड कैप इंडेक्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, जबकि अगर आप पॉकेट देखेंगे तो मेटल्स, आईटी, ऑटो और तेल गैस स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव आज के सत्र में था, लेकिन मिड कैप्स में रौनक थी और इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। अब एफआईएस डीआईएस के आंकड़े लाते हैं। एफआईएस और डीआईएस दोनों ने ही मुनाफा वसूली की है। एफआईएस की ओर से 223 करोड़ की बिकवाली की गई है कैश मार्केट में और डीआईएस ने 788 करोड़ की बिकवाली की है। तो दोनों ही इंस्टीट्यूशंस की ओर से आज थोड़ा प्रॉफिट्स लिए गए हैं। लेकिन अब कल के लिए आउटलुक क्या रहेगा और साथ ही आपके तमाम सवाल हम शामिल करेंगे। हमारे साथ ट्रेड बुल्स के सजदानंद उत्तेकर मौजूद हैं। सजदानंद नमस्कार, स्वागत है आपका। क्विकली पहले तो इंडेक्स वाइज व्यू दीजिए, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? डेटा या फिर चार्ट्स देखकर क्या इंडिकेशन मिल रही है निफ्टी पर? गुड इवनिंग दीपाली। इनफैक्ट जिस तरीके से आज की ओपनिंग रही है, मुझे लग रहा है काफी कमेंडेबल सेशन था। इनफैक्ट 15,000 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर निफ्टी ने काफी अच्छी तरह होल्ड किया है एंड क्लोजिंग भी काफी इंटरेस्टिंग हुई है। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर उसने अपनी वो क्लोजिंग भी मेंटेन की है। तो लगभग अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर एक 3 दिन की तेजी के बाद थोड़ा सा एक साइडवेज पॉज जरूर नजर आया था, बट वो पर्टिकुलर पॉज नेगेटिव नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 14,980 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती तब तक जो ट्रेंड है वो कहीं पर भी वायलेट नहीं हो रहे ऑन द बुलिश साइड। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 15,470 के आसपास के स्विंग्स हाल फिलहाल में ही देखे जा सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर रणनीति तेजी करने की ही होगी। इनफैक्ट अगर हम इमीडिएट लेवल्स भी देखें तो लगभग 15,130 के ऊपर जैसे ही कल निफ्टी निकल जाती है तो मुझे लग रहा है 15,270 के आसपास के स्विंग्स इमीडिएट बेसिस पे बनने चाहिए। तो यहाँ पर रणनीति आपको बाय ऑन डिक्लाइंस की ही रखनी है। अगर हम निफ्टी बैंक का भी डेटा देखें तो वहां पर भी काफी कॉन्फिडेंट क्लोज आई है 35,500 के ऊपर। एंड जिस तरीके से यहाँ पर इसके बाउंस प्लेस्ड है, लगभग 37,000 के पहले कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 35,460 के स्टॉप लॉस के साथ 37,000 के आसपास स्विंग बनने चाहिए 1 से 2 दिनों में। ठीक है, चलिए अब सवाल लोग करते हैं शामिल। पहले कॉलर अभिषेक है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। अभिषेक जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? ठीक है, चलिए अभिषेक सवाल पूछिए अपना। हेलो। चलिए, इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। जो डिटेल्स इन्होंने शेयर किए हैं सजदानंद, स्पाइस जेट पर इनका सवाल है। 175 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं 90 के प्राइस पर, 87 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है। तो इनके भाव से थोड़ा नीचे क्लोजिंग हुई है स्पाइस जेट की। सजेशन आपका क्या होगा? देखिए, स्पाइस जेट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी बुलिश है। इनफैक्ट एक काफी बड़े वर्टिकल राइज के बाद एक अच्छा करेक्शन यहाँ पर मैच्योर हो चुका है। जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक नेक्स्ट लेग ऑफ बुलिश मूव यहाँ पर ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है। सो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसमें वो ऐड ऑन कर सकते हैं। 80 एक स्टॉप लॉस होगा। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है पोजिशनली, मुझे लग रहा है अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 महीनों में इनफैक्ट 140 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस होगा 80 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं, लेवल्स पर ऑन डिप्स बाय भी कर सकते हैं 140 के एक्सपेक्टेड टारगेट के लिए। अभिषेक सिन्हा है पालघर से। अभिषेक जी, गुड इवनिंग, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो हेलो, बताइए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास 4 शेयर्स है। एक एमएमटीसी का है, उसके मैंने 200 शेयर्स बाय किए 51.5 रुपीज पे। एक IOLCP है, वो मैंने 811 रुपीज पे बाय किया है 5 शेयर। और कामत होटल है 39.55 पे। मैंने 150 शेयर बाय किया है। और साउथ मैं आपको अभिषेक 2 स्टॉक्स पर राय दिलवा देती हूँ क्योंकि क्वेरीज हमारे पास बहुत सारी है। माफी चाहेंगे आपसे। आपने जो एमएमटीसी और आईओएल केमिकल की बात की उस पर राय ले लेते हैं सजदानंद की। सजदानंद, एमएमटीसी 51.50 की बाइंग है, आईओएल केमिकल 811 की बाइंग है। दोनों स्टॉक्स पर बताइए आपका क्या सजेशन रहेगा, क्योंकि एमएमटीसी इनके खरीदारी के भाव से है ऑलमोस्ट 5 रुपए नीचे और आईओएल केमिकल 811 के आसपास की इनकी खरीदारी है। तो यहाँ भी इनको
नुकसान हो रहा है, तो क्या सजेशन आप रेकमेंड करेंगे इनको? देखिए, दोनों स्टॉक में यहाँ पर होल्ड की सलाह होगी। इनफैक्ट अगर मैं एमएमटीसी का डेटा देखूं तो लगभग एक काफी बड़ी वर्टिकल राइज स्टॉक में नजर आई थी और उसके बाद एक छोटा सा मीनिंगफुल करेक्शन जोन शुरुआती दौर में है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर घबराना नहीं चाहिए। 39 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसी के आसपास अगर क्लोजिंग हो जाती है तो ही मुझे लग रहा है कि जो ऑनगोइंग मोमेंटम है वो अरेस्ट होगा। बट जिस तरीके से ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर जो है वीकली और मंथली चार्ट पर, मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो हेल्दी होंगे, खरीदारी करनी चाहिए 39 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड 60 के आसपास का रिव्यू जोन होगा। आईओएल केमिकल्स का अगर हम डेटा देखें तो वहां पर भी काफी समय के बाद एक रिवर्सल यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अगर हम इसका डेटा देखें तो लगभग 800 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। वीकली चार्ट पे एक फ्रेश डबल बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 560 के आसपास का उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक काफी बड़े लोअर टॉप लोअर बॉटम सीक्वेंस के बाद यहाँ पर एक नई ट्रेंड नजर आ रही है। सो फ्रेश बिल्टअप्स भी किए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल से। 560 का होगा स्टॉप लॉस और 800 का होगा रिव्यू। ठीक है। सुमित बंसल ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। उत्तम शुगर पर 500 शेयर्स 95 रुपए के प्राइस पर इन्होंने खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर बेच दें। तो बताइए उत्तम शुगर क्या सजेशन रहेगा? देखिए, उत्तम शुगर में इमीडिएट बेसिस पे जो बेस बना है वो लगभग अराउंड 90 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ही उनको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है और एक राइजिंग चैनल इस पर्टिकुलर पैटर्न में स्टॉक लॉक्ड इन है, जिसका अपर एंड 120 के आसपास है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि 120 एक इंटरमीडिएट टारगेट जरूर होगा। सो बने रहिए 90 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 90 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखे। फिलहाल आप फायदे में है, लेकिन बने रहिए स्टॉक में एक स्टॉप लॉस लगाकर। सोमनाथ दास गुप्ता पुणे से हमारे साथ। सोमनाथ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या राय लेना चाहते हैं? मैडम, मेरे पास नोएल का 1000 शेयर्स है। किस प्राइस पर है आपके पास? नोएल का इनके ऑडियो क्लियर नहीं है। इनफैक्ट जो डिटेल्स इन्होंने बताई है सजानंद, एक तो मॉइल है इनके पास 1000 शेयर 140 की बाइंग है, दूसरा मनाली पेट्रो है, यहाँ पर भी 1000 शेयर है और जो परचेजिंग प्राइस है वो 37 रुपए का है। तो दोनों स्टॉक्स पर बताइए। मॉइल में तो इनफैक्ट इनको 25-26 रुपए का फायदा फिलहाल हो रहा है और मनाली पेट्रो 37 की इनकी बाइंग है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है। ये प्रॉफिट्स लेने हैं या पर होल्ड करना है ये स्टॉक? दीपाली, इनफैक्ट मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि इनकी एक लॉन्ग टर्म पोजीशन ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसने अपने 3 साल का एक सीक्वेंस था वो सीक्वेंस ब्रेक किया है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे एक रिवर्सल हासिल हो चुका है। लगभग अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो वहां पर एक काफी वेल पोजिशनड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ है मॉइल में। एंड जिस तरीके से इसके पैटर्न टारगेट से लगभग मुझे लग रहा है 200 के आसपास के स्विंग्स जल्दी बनने चाहिए। तो डेफिनेटली उनको तो यहाँ पर अपना मुनाफा बांधना नहीं चाहिए, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी ही डिप्लॉय करनी चाहिए। 155 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे 200 के लक्ष्य के लिए। एंड मनाली पेट्रो मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो 51 का स्विंग इंपॉर्टेंट होगा। सो उसी पे लगाइए स्टॉप लॉस एंड लगभग 85 के आसपास की एक्सपेक्टेशन होगी। तो दोनों में बने रहिए फ्रेश स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जो आपको बताए हैं सजदानंद ने, मनाली पेट्रोल में 51 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। ज्योति उपाध्याय है हमारे साथ फोन लाइन पर। ज्योति नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर लिए हैं 50 शेयर 310 रुपए पे। 310 रुपए की आपकी बाइंग है और कितने 50 शेयर्स आपके पास। ठीक है, आपका होराइजन क्या है? लंबे समय के लिए आपने ये पैसा लगाया था या फिर कोई और स्ट्रैटेजी है? मैम, मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मुनाफे में अच्छे क्या करना है? दीपाली, इनफैक्ट इनकी जो एंट्री है वो काफी
अच्छे लेवल पे हुई है एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे हमको मुनाफा तो वसूलना नहीं चाहिए। जिस तरीके से मंथली चार्ट्स पे क्रॉस ओवर्स है लगभग यहाँ पर 600 के आसपास के स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन होगी। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है 400 के आसपास का उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस उनको वीकली बेसिस पे रखना है क्योंकि जिस तरीके से एक लोअर टॉप हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस का जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो है वो लगभग अराउंड 410 के आसपास का ही है। तो 400 अगर यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो लगभग 600 के लक्ष्य की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली आप उनको अपनी पोजीशन राइड करनी चाहिए एंड 600 जैसे ही आ जाता है वहां पर एक बार रिव्यू करनी चाहिए। स्ट्रक्चर का काफी बेहतरीन हो चुका है। तो फिलहाल तो रखिए, यही सलाह है आपके लिए, बने रहिए इस स्टॉक में। चलिए इसके अलावा अगले सवाल लेते हैं हम। फेसबुक के जरिए आया है विशाल जोशी का। बीएचईएल पर इनका सवाल है, 1000 शेयर है 36 रुपए के प्राइस पर, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है क्योंकि मोमेंटम काफी तेज रहा है बीएचईएल में। प्रॉफिट्स लेने हैं या पर होल्ड करना है बीएचईएल? देखिए एक काफी बड़े चार्ट्स पे इसमें एक रिवर्सल आया है एंड अभी तक इंटरमीडिएट चार्ट्स पे जिस तरीके से मोमेंटम है मुझे लग रहा है ये मोमेंटम 60 के आसपास तो एक्सटेंड होना चाहिए। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अपनी पोजीशन उनको होल्ड करनी चाहिए। 49 जब तक ब्रीच नहीं होता ऑन क्लोजिंग बेसिस कंसिस्टेंटली 2 बार अगर ब्रीच नहीं होता तब तक उनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए एंड 60 के आसपास पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए। अगर 60 ये पर्टिकुलर लेवल मंथली बेसिस पे कभी क्लोज हो जाता है तो काफी बड़ा पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश होगा जिसके लक्ष्य लगभग 105 के आसपास भी हो सकते हैं। सो डेफिनेटली इनकी एंट्री काफी अच्छी है, पोजीशनिंग भी काफी अच्छी है। सो फिलहाल तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी। रिव्यू जोन होगा अराउंड 60 के आसपास। कीजिए 60 पर अपनी पोजीशन को रिव्यू कीजिए। अनीता है पंजाब से। अनीता जी नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए लग रहा है अनीता जी से बातचीत नहीं हो पा रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर इनका सवाल है। सजदानंद 63.5 की बाइंग है। अनीता अगर आप सुन पा रही हैं तो बताइए कौन सा स्टॉक है और कितनी क्वांटिटी है आपके पास? हेलो, ऑडियो नहीं जा रहा है अनीता जी को। इनका स्टॉक ले लेते हैं जो डिटेल्स इन्होंने बताई थी। 900 शेयर है, 63.50 की इनकी बाइंग है। फिलहाल इनके भाव से ऑलमोस्ट 5 रुपए ऊपर है ये स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा आपका सजदानंद इस स्टॉक पर? डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट मंथली चार्ट्स पे देखें तो पिछले महीने में भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था अराउंड 55 के आसपास का, वो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ और प्राइस एक्शन के साथ ब्रीच हुआ है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है लगभग अपने लाइफ हाइस को एक बार रिविजिट कर सकता है काउंटर। सो डेफिनेटली यहाँ पर बने रहिए। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए 57 का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा एंड 85 के आसपास होगा उनका रिव्यू जोन। ठीक है, अगले कॉलर विशाल पाराशर हैं अंबाला से। विशाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली जी। दीपाली जी, पहला क्वेश्चन मेरा डी लिंक पर है। मेरे पास 200 शेयर हैं, 124 रुपए की बाइंग है और मेरा इस पे नजरिया जो है शॉर्ट टर्म के लिए है। और दूसरा मेरा मैम क्वेश्चन है बालमर लोरी पे। इसके मेरे पास 150 शेयर हैं, करीब 151 रुपए 35 पैसे की बाइंग है और दोनों पर नजरिया जो है वो शॉर्ट टर्म है। थोड़ा इस पर बताइए कि होल्ड करना है या निकल जाए। ये बालमर लॉरी आपने आज ही लिया है कि पहली बाइंग है आपकी? आज की बाइंग है मैम, फ्रेश बाइंग। शॉर्ट टर्म व्यू है सजदानंद। बालमर लॉरी आज इनफैक्ट एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट भी स्टॉक पर दिखा सीएनबीसी आवाज की और मजबूती के साथ ये बंद हुआ है। अब इनका व्यू शॉर्ट टर्म है तो बताइए क्या करना होगा। डीलिंग में तो इनफैक्ट ये अच्छे प्रॉफिट्स में है। तो बालमर लॉरी और डीलिंग दोनों पर आपके कमेंट्स। देखिए बालमर लॉरी में तो क्लियरली जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पर स्टॉक इवॉल्व हो रहा है एक बड़ी कंसोलिडेशन से। इनफैक्ट आज पहली बार 135 के ऊपर कॉन्फिडेंट क्लोजिंग इसने एस्टैब्लिश की है। सो इमीडिएट बेसिस में तो यही एक्सपेक्टेशन होगी कि जो मोमेंटम बना है स्टॉक में वो लगभग अराउंड 155 से 165 इस पर्टिकुलर जोन में एक्सटेंड होना चाहिए। सो डेफिनेटली उनको होल्ड करने की सलाह होगी 125 के स्टॉप लॉस के साथ। सो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल मिला है जिसका मोमेंटम ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, तो मोमेंटम के साथ रही है। 125 का स्टॉप लॉस होगा एंड 160 165 के आसपास उनका रिव्यू जोन होगा।
डीलिंग की अगर हम बात करें तो काफी समय से एक बड़े ऑस्किलेटिंग रेंज में स्टॉक लॉक्ड इन है, अराउंड 130 140 के आसपास, जिससे काफी बड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है। एंड नीचे सपोर्ट जिस तरीके से अभी तक बना है लगभग अराउंड 90 के आसपास का है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर 130 का ये रेजिस्टेंस इस बार निकल जाता है तो लगभग 180 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। तो स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 90 के आसपास वेल डिफाइंड है, तो वहीं पे आप पोजीशन को रखिए एंड होल्ड कीजिए पोजीशन को, रिव्यू कीजिए 130 के आसपास। अगर वो ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो काफी बड़ी मूव अनलॉक हो सकती है। ठीक है। नीरव पटेल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, एनसीएल पर इनका सवाल है। एनसीएल इंडस्ट्री सीमेंट स्पेस की कंपनी, यहाँ पर 200 शेयर 168 के भाव पर लिए हुए हैं और जानना चाहते हैं कि अब होल्ड करें या फिर निकल जाएं स्टॉक से। तो एक बार इसके चार्ट देखकर बताइए क्या सजेशन होगा। 11 रुपए ऊपर इनके खरीदारी के भाव से, क्या करें अब? देखिए ये भी हमारे रेडार में काफी फ्रीक्वेंटली आता है। जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे तो 190 के आसपास के स्विंग्स तो बनने ही चाहिए। सो यहाँ पर अगर इनकी शॉर्ट टर्म की भी पोजीशन होगी तो जिस तरीके से ये सीक्वेंस एस्टैब्लिश्ड है, लगभग एक हायर बेस यहाँ पर नजर आ रहा है 167 के आसपास, तो वहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एंड 190 195 के जोन में जैसे भी आ जाता है वहां पर आपको पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। रोहित है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। रोहित जी नमस्कार, बताइए सवाल। दीपाली जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के 200 शेयर है, 89 की बाइंग है मेरी, तो इसमें मेरे को बताएं कि कब तक मेरे को प्रॉफिट आ सकते हैं। पूछ लेते हैं आपके भाव से 9 रुपए नीचे ये स्टॉक। बताइए सदानंद, होल्ड करें स्टॉक को, और अगर हाँ तो क्या टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में? देखिए पिछला मंथ काफी इंटरेस्टिंग रहा था काउंटर के लिए एंड लाइफ हाई वॉल्यूम्स हुए उस पर्टिकुलर मंथ में, सो डेफिनेटली एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक ऑलरेडी पोजीशन है। एंड जिस तरीके से एक वर्टिकल राइज हुई थी अराउंड 55-60 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद लगभग 100 के लक्ष्य 4 या 5 दिनों में ही हासिल हुए थे। सो एक काफी बड़े इंपल्सिव मूव के बाद एक करेक्शन है, ये करेक्शन काफी ग्रेजुअल रहा है। सो फिलहाल तो एक्सपेक्टेशन ये होगी कि थोड़ा से कंसोलिडेशन के बाद वापस एक बार रिन्यूड मोमेंटम होना चाहिए। सो फिलहाल तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ मेरी सलाह होगी होल्ड करने के लिए पोजीशन। एंड जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है 110 इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वहां पर जैसे ही स्टॉक पहुंच जाता है वहां पर रिव्यू कीजिए। बट फिलहाल मुझे लग रहा है अगर थोड़े से कंसोलिडेशन जोन में है स्टॉक, एक काफी साइलेंट करेक्शन मोड में है, तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर मौका मिलता है तो थोड़ी सी पोजीशन ऐड भी कर सकते हैं, बट रिव्यू जोन होगा 110 के आसपास। वैभव ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, एसबीआई पर इनका सवाल है। ऑलमोस्ट 2100 शेयर्स हैं इनके पास एसबीआई के, 396 इनका परचेसिंग प्राइस है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है, तो सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सजेशन लेना चाहते हैं। तो अभी तो इनके भाव के आसपास ही है, क्या करना है अब इनको एसबीआई में? देखिए शॉर्ट टर्म है तो क्लियरली एक काफी बड़ा रनअवे गैप एस्टैब्लिश हुआ था 5 फरवरी के ट्रेडिंग सेशन में। सो जब तक ये गैप वैलिड है मुझे लग रहा है यहाँ पर बुलिश जो स्ट्रक्चर है वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस छोटा सा नजर आता है 415 के आसपास का, जैसे ही स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मुझे लग रहा है अराउंड 460 465 के लिए स्टॉक पोजीशन हो सकता है। तो फिलहाल 380 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए एंड स्टॉक पोजीशन को रिव्यू कीजिए 415 के ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए और रखिए फिलहाल स्टॉक को अपने पास। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फो अपने इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है इन्वेस्टर्स के मन में जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो हम सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखिए कि जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करें तो अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील करें। अगर थोड़ी भी आपसे चूक हुई तो आप अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठेंगे। तो इसीलिए एक अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही डील कीजिए ताकि आपका जो निवेश हो रहा है वो सुरक्षित माध्यम के थ्रू हो। सदानंद, आपके क्विक कमेंट्स इस पर? देखिए डेफिनेटली एक ऑथराइज्ड ब्रोकर थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऑथराइज्ड ब्रोकर्स या वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रोकर्स को देखें तो टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इन दोनों का तालमेल काफी इंपॉर्टेंट है।
ब्रोकर का काम सिर्फ सलाह देना नहीं है, इनफैक्ट उसके बाद जो पोस्ट ट्रेड एनालिसिस होता है, पोस्ट ट्रेड मैटर्स होते हैं, उनको भी संभालना है। सो काफी सारे वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं मार्केट में, उनके थ्रू ही इस पर्टिकुलर अपने ट्रेड्स ड्राइव कीजिए। इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट डेफिनेटली एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर से ही अपने ट्रेड कीजिए, ताकि आपको पोस्ट ट्रेड के जो स्ट्रेस है वो बॉदर न करे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज तो करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। सुजान उत्तेकर हमारे साथ बने हुए आपकी सभी क्वेरीज को शामिल करने के लिए, और क्विकली जो कॉल्स हमें फेसबुक के जरिए आ रही हैं उनको शामिल करते हैं और सवाल लेते हैं। प्रतीक पांडे ने सवाल भेजे, एनबीसीसी 2000 शेयर हैं, 52 रुपए का प्राइस है सदानंद, व्यू 2 मंथ्स का है। देखिए फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था लगभग अराउंड 42 के जोन में। जिस तरीके से यहाँ पर मंथली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, जिसके टारगेट लगभग अराउंड 65 के आसपास के नजर आ रहे हैं। सो फिलहाल तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी। एक फ्रेश ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 46 के आसपास का, एंड पैटर्न टारगेट 65 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है रिव्यू जोन भी वहीं पे होना चाहिए। ठीक है। एक सवाल हमें भेजा है नीरव पटेल ने, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 124 का बाइंग प्राइस है। देखिए लगातार हम इसमें लॉन्ग्स एडवाइस करते आ रहे हैं। इनफैक्ट 135 140 के आसपास के जोन की हमें भी एक्सपेक्टेशन थी। ये पर्टिकुलर लेवल जरूर आए हैं, बट जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी बड़ा टारगेट यहाँ पर इवॉल्व हो चुका है। जिस तरीके से प्राइस में मोमेंटम हुआ था अराउंड 168 170, अभी एक फ्रेश प्राइस एक्सपेक्टेशन होगी। तो फिलहाल तो अपने पोजीशन में बने रहिए, 115 के आसपास लगाइए स्टॉप लॉस, एंड 165 के आसपास होगा उनके लिए रिव्यू। ठीक है। एक और सवाल लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है पवन नेगी ने, इंडियन ओवरसीज बैंक पर 18 रुपए की बाइंग है, 1000 शेयर्स हैं। देखिए सलाह तो यहाँ पर एग्जिट की ही होगी। इनफैक्ट अगर अच्छा बाउंस बैक मिल जाता है तो 22-23 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टॉक में। सो डेफिनेटली इसमें से एग्जिट कीजिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। कोई दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट बैंक में स्विच कीजिए, बट डेफिनेटली 22-24 एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है। सो अगर बाउंस बैक मिल जाता है और अच्छा, तो वहां पर निकलने की ही सलाह। विपिन ने सवाल भेजा है, आयशर मोटर्स पर 2996 का इनका बाइंग प्राइस है। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू चाहते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म पे तो काफी क्लैरिटी है कि एक वीकली चार्ट्स पे जो हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है, उसका बेस 2400 के आसपास है, एंड फिलहाल स्टॉक उसी के नजदीक मंडरा रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की ही सलाह होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो लगभग 3300 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं एक साल के दौरान। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक इमीडिएट बेसिस पे अपॉर्चुनिटी काफी ब्राइट है, खरीदारी कीजिए। शॉर्ट टर्म का लक्ष्य होगा अराउंड 2880 के आसपास, एंड लॉन्ग टर्म का मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, अपने लाइफ हाइज को वापस ये रिविजिट कर सकता है, जो लगभग 3300 के आसपास प्लेस्ड है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस होगा अराउंड 2410। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। इसके अलावा नीलिमा भाटिया ने सवाल भेजा है, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 24 रुपए का इनका बाइंग प्राइस, 84 रुपए का माफ कीजिए बाइंग प्राइस है। जानना चाहती हैं होल्ड करें या फिर सेल, बताइए। देखिए पोजीशन होल्ड कीजिए 78 के स्टॉप लॉस के साथ, रिव्यू कीजिए 90-95 के जोन में। ठीक है। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज पर राजेश निकम ने सवाल भेजा है, 140 की बाइंग है, 2 साल का व्यू है। मेरी सलाह होगी कि यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा बांध दीजिए, एंड बाकी जो बैलेंस पोजीशन होगी उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के से होल्ड कीजिए। 160 के आसपास एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में, बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसके ऑसिलेटर स्पेस है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर हो सकती है। तो फिलहाल पार्ट प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, और बैलेंस पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस लगाइए अराउंड 145 का। ठीक है, तो 145 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप फिलहाल होल्ड कीजिए, ये सजेशन है। इसके अलावा एक सवाल जो आया है वो इंडिया मार्ट पर आया है, ताराकांत सिंह का। इंडिया मार्ट में 9500 का इनका बाइंग प्राइस है, जानना चाहते हैं होल्ड करें या फिर सेल,
तो बताइए क्या सजेशन है? देखिए, एक काफी बड़े सेक्युलर अपमूव में रहा है काउंटर, एंड पिछले 4 हफ्तों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पर जरूर हो रही है। एक क्लाइमेटिक कैंडल बनी थी फरवरी के इनिशियल फर्स्ट वीक में, एंड मुझे लग रहा है उसी पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक थोड़ा सा ऑस्किलेट कर रहा है। सो फिलहाल तो यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह होगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो 7430 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जब तक वीकली बेसिस पे ये लेवल वायलेट नहीं होता तब तक बने रहने की सलाह होगी। ऑन द हायर साइड जिस तरीके से यहाँ पर ये रेंज नजर आ रही है, लगभग 8000 से लेके 10,200 इस पर्टिकुलर रेंज में स्विंग हो सकता है काउंटर। सो डेफिनेटली यहाँ पर बने रहने की सलाह होगी। रिव्यू जोन स्टॉक के लिए होगा अराउंड 10,200 के आसपास। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। सवाल भी फिलहाल इतने करेंगे शामिल क्योंकि शो को समेटने का वक्त है। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से सहजानंद? देखिए, काफी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं जिसमें हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशंस दिए हैं सिमिलर स्टॉक्स पे, बट मेरा निजी कोई निवेश इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका सभी सवालों पर अपनी राय देने के लिए और शो का हिस्सा बनने के लिए। चलिए, इसके साथ कल के बाजार को यहीं रोकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।